हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरे इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसे हम कह रहे हैं मैरिज, यानी कि विवाह। विवाह नामक एक सामाजिक संस्था है, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसके ठीक पहले अभी हमने परिवार की बात की, यानी फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात की, और अब हम विवाह की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि फैमिली और मैरिज, इनके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। और पहले लोग समझते थे कि परिवार जो है, यानी जो फैमिली है, वो मैरिज पर ही आधारित होती है। लेकिन वेस्टरमार्क एक थिंकर हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि फैमिली मैरिज पर आधारित नहीं होती है, बल्कि जो मैरिज है वो फैमिली पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि विवाह का जो मूल है वो परिवार है, न कि परिवार का मूल विवाह है। तो मूल में क्या होता है? फैमिली। फैमिली इज़ इन द सेंटर और इसके अराउंड होता है मैरिज। तो मैरिज का मूल, मैरिज का सेंटर है परिवार, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो फैमिली के बारे में हमने देखा। अब देखिए, कौटिल्य ने भी कहा था कि विवाह के बाद ही जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, यानी सांसारिक जो व्यवहार होते हैं, वो शुरू होते हैं। तो मैरिज बहुत ज़रूरी है और मैरिज में आने के बाद ही पति पत्नी या दंपत्ति एक साथ जुड़ते हैं और जो वर्ल्डली डीलिंग्स हैं, जो सांसारिक व्यवहार हैं, वो करते हैं एक साथ। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि रूट ऑफ द मैरिज इज़ इन द फैमिली, और जैसी फैमिली होगी वैसा ही विवाह होगा। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग शादियां देखते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो धनी परिवार हैं वो धनी परिवारों में, यानी रिच लोग रिच फैमिली में शादी करते हैं। और अगर कोई जो है राजशाही परिवार से है और ख़ानदानी रईस है या ख़ानदानी राजवंश से बिलोंग करता है, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे ही फैमिली में शादियां करता है। तो जो लोग फिनेंशियली और सोशली, यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से लगभग एक स्टेटस के होते हैं, उनमें आपस में शादियां होती हैं, ऐसा देखा जाता है। और सिर्फ देखा ही नहीं जाता है, बल्कि लोग मानते भी हैं कि अपने बराबरी वालों में शादी करनी चाहिए। बहुत गरीब की शादी बहुत अमीर से नहीं करते लोग, बहुत पढ़े लिखे लोगों की शादी अनपढ़ों से नहीं करते लोग। अक्सर देखते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके लिए पढ़ा लिखा ही व्यक्ति खोजते हैं शादी के लिए। अगर कोई फैमिली गरीब है तो अक्सर वो लोग गरीबों में ही शादी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी को कहा गया कि एज फैमिली सो मैरिज। अब मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके नेचर की भी बात हमें करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैरिज होता क्या है। तो नॉर्मली, ट्रेडिशनली ऐसा सोचा गया कि विवाह जो है वो मेल और फीमेल, यानी स्त्री और पुरुष का एक संबंध है। ठीक है, कैसा संबंध है? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन? तो ये मेन वीमेन का संबंध तो कहा गया, लेकिन कैसा संबंध है, इस पर जब प्रश्न आता है तो लगभग दो बातें पूछी जाती हैं कि क्या ये सेक्सुअल रिलेशन है, क्या सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी या जो मैन और वुमन है वो क्या केवल इसलिए एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफ़िल कर सकें, अपनी काम वासना की तृप्ति कर सकें, या बायोलॉजिकल है? बायोलॉजिकल इन द सेंस कि संतान उत्पन्न करने के लिए। क्या शादियाँ या विवाह सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि बच्चा पैदा किया जा सके, इसके अलावा क्या इनका कोई और रूप नहीं है? तो विवाह के नेचर को समझने के लिए इन दो दृष्टियों से देखना बहुत ज़रूरी है। ये टू पर्सपेक्टिव्स कह सकते हैं आप, एक तो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम पति पत्नी की या दंपत्ति की दृष्टि से, कपल की दृष्टि से देखते हैं, तो मैरिज जो है वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, जहाँ पे कि दो लोग जुड़ते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ सेक्सुअल डिज़ायर्स को या सेक्सुअल नीड्स को, जो कि एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल नीड्स है ह्यूमन बींग्स की, उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोई भी दो लोग आपस में बिना मैरिज के भी सेक्सुअली इंटीमेट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मैरिज के स्वरूप में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उतना इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो संतान के दृष्टिकोण से सही होती है। अब देखिए, विवाह तो
यौन संबंध तो है ही, सेक्सुअल रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन ये सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा है जिसको कि सोसाइटी में रहते हुए समाज ने यानी सोसाइटी ने और लॉ ने, कानून ने मान्यता दी हो, यानी ये सैंक्शनड हो, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा सैंक्शनड हो, इसको लीगल सैंक्शन मिला हो, इसको रिलीजियस सैंक्शन मिला हो और इसको मॉरल सैंक्शन मिला हो। ये सारे सैंक्शंस जब मिलते हैं तब कोई मैरिज जो है वो लीगलाइज्ड होता है, एक्सेप्टेड होता है सोसाइटी में और उसको डिग्निफाइड तरीके से देखा जाता है। तो फिर संतान के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि विवाह ज़रूरी तो है और ऐसे में स्त्री पुरुष का ये एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पे कि स्त्री और पुरुष मिलके सृजन करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं बच्चा, प्रोक्रिएशन करते हैं, फिर उस बच्चे की नर्चरिंग करते हैं साथ में मिलके। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इन दोनों को मिला के ही हम विवाह के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल ये कहा जा सकता है कि मैरिज इज़ दैट सेक्सुअल और इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द टू विच इज़ सैंक्शनड बाय द सोसाइटी इन लॉ एंड अकॉर्डिंग टू धर्म एंड एथिक्स। तो ट्रेडिशनल वे में तो फिर ये रिलेशनशिप सिर्फ मैन और वुमेन के ही बीच होगा, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये दो मैन वुमेन के बीच में ना होके किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच का रिलेशनशिप हो चुका है। यानी आज के समय में गे मैरिजेस हो रहे हैं और लेस्बियन मैरिजेस हो रहे हैं और ट्रांसजेंडर्स मैरिजेस हो रहे हैं, तमाम तरीके के मैरिजेस हो रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में इनको लीगलाइज्ड भी कर दिया गया है। वो मॉरल भी माने जा रहे हैं और रिलीजन तो इसकी सर्वसम्मति नहीं देता है, रिलीजन इसको सैंक्शन नहीं करता है, लेकिन सोशल और लीगल जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में उसके द्वारा इनको मान्यता प्राप्त हो रही है। दूसरी बात ये हो सकती है कि द रिलेशन या दैट रिलेशन विच प्रोक्रिएट्स एंड नर्चर्स, उसे हम विवाह कह सकते हैं जिसमें प्रोक्रिएशन होता है और बच्चे का पालन पोषण होता है। यहाँ पर क्या है कि द डिज़ायर टू हैव चिल्ड्रन एंड गिविंग देम लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम merely satiating the biological need। तो ऐसा नहीं है कि दो लोग सिर्फ एक दूसरे से जुड़ने के लिए, इंटीमेट होने के लिए विवाह करते हैं, क्योंकि इंटीमेट होना एक अलग चीज़ है और बच्चा पैदा करने की इच्छा होना, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पालन पोषण देना, उसका भरण पोषण करना, उसको बड़ा करना, ये एक अलग तरीके के सेक्रीफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे मॉरल जो एलिमेंट्स हैं उनसे भरा हुआ एक तत्व है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्वच्छंदता या बहुत फ्रीडम या लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को नहीं लेके चलता है, बल्कि आपको ऑब्लिगेट करता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको बाउंड करता है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर एक साथ देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इफ़ we want to understand what marriage is, we should understand what is the nature of human beings। जैसा कि सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए भी हमने मैन के नेचर को समझने की कोशिश की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बार हमें नेचर ऑफ मैन को देखने की ज़रूरत है। और मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये मैन है, तो इसमें तीन चीज़ें रहती हैं। तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। बेसिकली उसके तीन अंग होंगे, तीन पार्ट्स होंगे। क्या होगा? एक तो उसका बॉडी होगा यानी शरीर होगा, एक उसका माइंड होगा, उसका मन होगा, और एक उसका सोल होगा, उसकी आत्मा होगी। तो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो तीन चीज़ें हैं ये मनुष्य में पाई जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रकृति, सो बायोलॉजिकल नेचर, मेंटल या इमोशनल नेचर, और स्पिरिचुअल नेचर यानी सोल से रिलेटेड। तो मनुष्य की इन तीनों जो प्रवृत्तियां हैं या जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं या थ्री पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स हैं, इनको साथ में लेके चलते हुए ही हम देख सकते हैं कि विवाह को कैसे देखा समझा जाए। अब बेस्ड ऑन दीज three conceptions regarding marriage, what can we say? We can say that marriage is a spiritual relation, it's a biological relation, ऑल्सो इट्स अ साइकोलॉजिकल रिलेशन। सो विवाह ये तीन तरीके का संबंध है। ये आध्यात्मिक संबंध है, ये जैविक संबंध है और ये मानसिक संबंध है। आध्यात्मिक संबंध का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो रोमन कैथोलिक होते थे या फिर जो हिंदू धर्म है,
उन सब में क्या मान्यता मानी गई कि विवाह एक आध्यात्मिक संबंध है, स्त्री पुरुष का आध्यात्मिक संबंध। गांधी जी ने भी ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विवाह जो है वो दो आत्माओं का मेल होता है। तो दो आत्माएं जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, या आपने सुना भी होगा दो जिस्म एक जान, इस तरीके की बात लोग करते हैं कि वी आर वन सोल इन टू बॉडीज। तो ये जो रिलेशन है जो कहता है कि जन्म जन्मांतरों का संबंध है, 7 जन्मों का रिश्ता है, इस तरीके के जो रिश्ते देखने की जो एक प्रथा है या एक तरीका है, ये स्पिरिचुअल रिलेशन की वजह से आता है, जो विवाह को एक आध्यात्मिक नज़रिए से देखता है या आध्यात्मिक संबंध बताता है। और यहाँ पर जब विवाह एक संस्कार बन जाता है, एक आध्यात्मिक संबंध बन जाता है, तब थोड़ी सी मुश्किल होती है जो आजकल के समय में जो प्रॉमिस्क्यूटी है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या जो डिवोर्सेस हैं, ये सब यहाँ पर फिर अलाउ नहीं होते। यहाँ तक कि विडो मैरिज भी अलाउ नहीं होते। ये क्रिटिसिज्म पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे अगर स्पिरिचुअल रिलेशन को ही माना जाए तो ये मनुष्य के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पार्ट्स की अवहेलना कर देता है, और इसको मानने पर विडो मैरिज या ह्यूमन बींग्स के जो नीड्स और डिज़ायर्स और एटीट्यूड हैं, इन सब का नेग्लेक्शन होता है, इन सबको ये किनारे करता है। तो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल रिलेशन है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल रिलेशन नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर मैरिज को अगर बायोलॉजिकल रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल नीड जो है ह्यूमन बींग्स की, जो सेक्सुअल डिज़ायर है या जो संतान पैदा करने की जो इच्छा है, सिर्फ उसी के लिए ही ये दो लोग साथ आते हैं और विवाह जैसी संस्था में जुड़ते हैं। तो ये भी कहना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन जाता है कि स्त्री पुरुष एक साथ जुड़ते हैं और जब तक वो फिज़िकली कंपैटिबल हैं तब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, और जब चाहें तब इस रिश्ते से वो बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जो पार्ट्स हैं उनकी अवहेलना करता है, और इसलिए सिर्फ ये कहना कि मैरिज इज़ अ बायोलॉजिकल रिलेशन, ये भी सही नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य जो है वो पशु की तरह सिर्फ अपने नीड्स को या अपने इम्पल्सेस को पूरा करने के लिए शादी नहीं करता है, विवाह नहीं करता है। उसके अन्य भी उद्देश्य होते हैं, और वो उद्देश्य बायोलॉजिकल उद्देश्यों से कहीं ज़्यादा होते हैं। जैसे कि वो जब ये चाहता है कि वो प्रोक्रिएशन करे और उसका चाइल्ड हो, और वो उस चाइल्ड को नर्चर करे, और नर्चरिंग के बाद वहाँ पर उसको वो लव करता है, सैक्रिफाइस करता है, उसको सब कुछ चीज़ें देता है, प्रोवाइड कराता है सर्विसेज। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है जो सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं कहा जा सकता। और अगर इसको सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशन कहें तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम इसके अन्य पार्ट्स को नेग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कह के इसको तुच्छ बना देंगे, इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को, इसके वैल्यू को घटा देंगे। इसलिए ऐसा भी कहना सही नहीं है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल रिलेशन है या एक पार्ट को अगर देखा जाए, तो ऐसा भी नहीं है। हालांकि ये सही है कि विवाह जो है एक ऐसी संस्था है जहाँ पे कि स्त्री और पुरुष जब एक साथ आते हैं तो वो अपने मानसिक जीवन को बैलेंस करते हैं, यानी अपने इमोशंस को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने तौर तरीकों को, हैबिट्स को, जो कि बेसिकली उनके साइकोलॉजी पार्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे वो एक दूसरे को सैसिएट करते हैं मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर या इंटेलेक्चुअल लेवल पर, वो ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि साइकोलॉजिकल रिलेशन ही सब कुछ है मैरिज, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत अच्छी मेंटल या इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होने के बाद भी यदि संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो संबंध विच्छेद हो जाता है। कई बार वो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हटा देना या नेग्लेक्ट कर देना ये भी बहुत सही नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों पार्ट्स हैं और तीनों की जो तृप्ति है वो ज़रूरी है, सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, उसी तरीके से विवाह में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। विवाह एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जहाँ पे कि दो कपल्स जो यानी दो लोग जो कि एक कपल बनाते हैं वो आपसी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी शेयर करते हों और एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को पूर्ण करते हों, यानी कि वो एक तरीके से परफेक्शन लाते हों एक दूसरे में और एक दूसरे के पूरक बनते हों। तो मैरिज जो है वो एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में,
हम दो लोगों के बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि आज के समय में इस मैरिज का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ये सिर्फ मैन विमेन के बीच का संबंध मात्र नहीं रह गया है, इसलिए हम लोग टू इंडिविजुअल्स या टू पर्सन्स टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। और ये कैसा रिलेशन है? इट्स अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कोई ह्यूमन बींग्स है, जैसे इसमें ये मेन और ये विमेन को बताए, और ये अर्धनारीश्वर की धारणा की तरह इसको लिया जाए कि बोथ ही कॉम्प्लीट्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा है। तो इस तरीके से हम विवाह की संस्था को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये मैन मेड है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है और कुछ सोच के बनाया है, परिवार की संस्था को बरकरार रखने के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, प्रेम, सौहार्द और अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों के लिए। अब आइए देखते हैं कि आखिर ये मैनमेड जो संस्था थी उसको ये बनाया क्यों गया। जैसा कि अभी बहुत सारे नाम हमने गिनाए कि इन चीज़ों के लिए ह्यूमन बींग्स ने बनाया, लेकिन सिस्टमेटिकली अगर इसको देखा जाए तो विवाह के ये तीनों उद्देश्य भी हैं। जो 3 पार्ट्स हमने ह्यूमन बींग्स में देखे वही 3 उद्देश्य भी हैं, यानी कि विवाह के जैविक उद्देश्य हैं, विवाह के मानसिक उद्देश्य हैं और विवाह के आध्यात्मिक उद्देश्य हैं। तो जो विवाह है उसका पर्पस है कि वो सेटिस्फाई करे बॉडीली नीड्स को, लेकिन किस तरीके से? डिग्निफाइड और लीगलाइज्ड वे में। बॉडीली नीड्स को तो कोई भी पूरा कर सकता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एक डिग्निफाइड तरीके से और लीगलाइज्ड वे में यदि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए या बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके लिए विवाह संस्था से होके या मैरिज इंस्टीट्यूशन से होके गुजरना पड़ता है। ये समाज की व्यवस्था है जो कि बनाई गई है ताकि समाज में हैवॉक क्रिएट ना हो, समाज में डिसबैलेंस, डिसहार्मनी क्रिएट ना हो और हर एक व्यक्ति को अपने लिए एक पार्टनर मिल सके जहाँ पर कि वो बहुत ही संतुलित तरीके से एक डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल वे में अपने जो सेक्सुअल या बॉडीली नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। इसके अलावा बायोलॉजिकल पर्पस में ही प्रोक्रिएशन आता है, जहाँ पे कि आप अपने बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी के लिए अपनी संतान, अपनी खुद की संतान, अपने ओन फ्लैश एंड ब्लड से बनाना चाहते हैं और उसके द्वारा आप समाज में या इस दुनिया में अमर होना चाहते हैं। तो ये प्रोक्रिएशन करना, नर्चरिंग करना, ये सब जैविक उद्देश्य या बायोलॉजिकल पर्पस में आते हैं। अब साइकोलॉजिकल पर्पस में क्या है? साइकोलॉजिकल पर्पस में एक तो हो सकता है ट्रस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्ट्स। दो लोग जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक विश्वास एक दूसरे में रखते हैं और अपने जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसका आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को डिसीज़न लेने में मदद करते हैं, एक दूसरे को समझने में, समझाने में मदद करते हैं और वर्ल्डली डीलिंग्स में हेल्प करते हैं। तो ये सब एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्ट्स है जो कि साइकोलॉजिकल पर्पस के लिए ही दो लोगों को साथ रखा जाता है। जैसे कि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो आप अपने पार्टनर से शेयर करते हैं और हम सभी को ज़रूरत होती है कि हमारा एक ऐसा पार्टनर हो जो हमारे सुख दुख का साथी हो या जो हमारे बहुत बड़े या छोटे किसी तरह के डिसीज़न मेकिंग में पार्टेक करे। और दूसरी चीज़ हो सकती है साइकोलॉजिकल पर्पस में फाइंड लाइफ पार्टनर इन ऑल लाइफ डीलिंग्स। जैसा कि अभी हमने ये बात कही थी कि वी ऑल वांट समबडी जो आपके साथ जीवन के बहुत सारे जो डीलिंग्स हैं, व्यवहार हैं, उनमें आपका हमेशा साथ दे। एक पर्सन तो कम से कम हो जो हमेशा आपके साथ रहे। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि लोग शादियां करें, विवाह करें, ताकि उनके पास उनका अपना एक पार्टनर हो जो हमेशा उनके अप्स एंड डाउन्स में, उनके सफरिंग्स में, उनकी खुशी में, उनके दुख में उनके साथ खड़ा रहे। तो ये साइकोलॉजिकल पर्पसेस हैं जो इमोशनली आपको फुलफ़िल करते हैं, इंटेलेक्चुअली आपको फुलफ़िल करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक जो सबसे बड़ा पर्पस ख़ास तौर से रिलीजियस लोग या इंडियन फ़िलॉसफी में जिनको बहुत महत्व दिया गया है मानते हैं, और इसे कहा गया आध्यात्मिक उद्देश्य या स्पिरिचुअल पर्पस। तो जो प्योर लव है, जो सैक्रिफाइस है, जो सेल्फ डिवोशन या जो सेल्फलेसनेस विवाह में दिखता है पति का पत्नी के प्रति या पत्नी का पति के प्रति, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इंडियन फ़िलॉसफी में, इंडियन कल्चर में, इंडियन लिटरेचर में इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे तुलसीदास का भामिनी की कहानी आपने सुनी होगी और परमहंस की कहानी सुनी होगी। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे लोगों ने अपने पार्टनर्स को चेंज किया। जैसे तुलसीदास को उनकी पत्नी ने चेंज कर दिया, ऐसा माना जाता है। भामिनी के बारे में आप जानते हैं कि वाचस्पति मिश्र ने जब भामती, नॉट भामिनी, इट्स भामती। तो भामती के बारे में आप जानते हैं कि जब वाचस्पति मिश्र ने इसको कंप्लीट किया था तो
तब जाके उनको पता चला कि मेरी पत्नी है जो इतने सालों से मेरे दिए में तेल डालती थी, और उसकी वजह से मैं अपना अध्ययन अध्यापन कर पाया। इतने वर्षों बाद उनको पता चला कि ये मेरी पत्नी है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इतिहास में, या जिनकी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं कि जिन्होंने अपने पति या पत्नी को बदल दिया, या स्पिरिचुअल जो पाथ है उस पर आगे लेके गए। परमहंस अपनी पत्नी को माता कहा करते थे। गांधी जी का भी एक जिक्र आता है कि गांधी जी कैसे कस्तूरबा बाई को अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग में साथ लेके आते हैं, और कैसे वो रियलाइज़ करते हैं कि स्पिरिचुअल पर्पस कितना इम्पॉर्टेंट है विवाह में। तो ये सारी चीज़ें हम अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि विवाह के ये सारे उद्देश्य हैं। बायोलॉजिकल पर्पस है, उसका साइकोलॉजिकल पर्पस है, और उसका स्पिरिचुअल पर्पस है, जिसकी वजह से मैरिज नामक एक संस्था मनुष्यों ने बनाई है, ताकि इसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स और अपने गोल्स को फुलफ़िल कर सकें और सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकें। अब इतनी बात हम मैरिज नामक संस्था के बारे में कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि कितने तरीके के मैरिजेस डिस्कस किए गए हैं हिस्ट्री में। तो इस पर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कल्चर वाइज भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि कम्युनिज्म के हिसाब से हिस्ट्री में 3 तरीके के मैरिजेस देखने को मिले हैं। एक को वो कहते हैं कम्यून मैरिज, जिसको आप जाति विवाह कह सकते हैं। और कम्यून मैरिज में क्या होता था कि किसी स्त्री का विवाह जो है वो पूरे कम्यून के साथ हो जाता था। तो पूरा ये कम्यून है, अब इसमें मान लीजिए कि एक फ़ीमेल है, और ये फ़ीमेल इस कम्यून में जितने पुरुष सदस्य हैं उन सबकी पत्नी है। जैसे कि कुलवधू का एक जो कॉन्सेप्ट आता है उस तरीके का आप कुछ समझेंगे। हालांकि इसको दोनों ही तरीके से देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कम्यून मैरिज ऐसा था जब बहुत आदिम समाज में एक ही स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी थी, और सभी पुरुष एक ही पुरुष सभी स्त्रियों का पुरुष हुआ करता था। उस तरीके का कुछ मैरिज है। ऑल्दो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, या किस लेवल पर ये एग्जिस्ट करता था, किस लेवल पर नहीं, ये डिबेटेबल हो सकता है। बट ये सच है कि कम्यून मैरिज कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। दूसरा एक मैरिज आता है ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज ही बाद में जा कर के एक तरीके से पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, जिसको आप कहते हैं बहुपत्नित्व विवाह और बहुपतित्व विवाह। पॉलीगैमी जहाँ पे कि एक मेल या एक पति होता है और उसकी बहुत सी पत्नियां होती हैं, बहुत सारी फीमेल के साथ वो रहता है। पॉलीएंड्री जहाँ पे कि एक पत्नी होती है, एक फीमेल होती है, उसके बहुत सारे मेल यानी बहुत सारे पति होते हैं। तो ये दोनों जो तरीके या ये जो 2 सिस्टम निकले विवाह के, या जो विवाह के इतिहास में पाया गया, बोथ इंडियन और वेस्टर्न सिनेरियो एंड कल्चर, तो वहाँ पर ग्रुप मैरिज की वजह से ये हुआ। तो जब पहले स्त्री पर पूरे कम्यून का अधिकार होता था, तो वहाँ से धीरे धीरे ये ग्रुप मैरिज में आ गया, और ग्रुप मैरिज के बाद ये पॉलीएंड्री पॉलीगैमी में बदल गया। तो एक तरीके से कुछ लोग इसमें हायरार्की दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हायरार्किकली हो रहा है। पहले कम्यून मैरिज था, फिर ग्रुप मैरिज आया, फिर उसके बाद कपल मैरिज आया। कपल मैरिज जहाँ पे कि 1-1 या 1-to-1 जो रिलेशनशिप है एक स्त्री का एक पुरुष के साथ, वैसा। और बहुत मॉडर्न टाइम में, अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम में देखा जाए तो आप इसको 2 इंडिविजुअल्स के बीच में विवाह का संबंध कह सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। इसके अलावा मॉर्गन ने डिस्कस किए हैं 6 काइंड ऑफ मैरिज। मॉर्गन नाम के एक थिंकर हुए हैं, और उन्होंने डिस्कस करके कहा कि 6 टाइप के मैरिजेस दिखाई देते हैं जो कि लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। इनको इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो विवाह के अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले एक ऐसा एरा दिखाई देता है जहाँ पे मैरिज जैसा कुछ था नहीं। वहाँ पे फ्री सेक्स चलता था, तो वहाँ पे कोई मर्यादा का विचार नहीं करता था, और कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष एक दूसरे के साथ जो है इंटीमेट रिलेशनशिप बना सकते थे। तो आदिम अवस्था में ऐसा होता था। फिर उसके बाद आता है सेम क्लैन मैरिज, सगोत्र विवाह। सगोत्र विवाह में क्या होता था कि एक ही क्लैन के इंडिविजुअल्स, खासतौर से मेल और फीमेल, एक दूसरे के साथ शादियां करते थे। ये सगोत्री विवाह अभी भी साउथ इंडिया में देखा जाता है, जहाँ पे एक ही गोत्र में विवाह होता है। इधर नॉर्थ इंडिया में सगोत्री विवाह वर्जित होता है। कम्यून मैरिज, फिर इन्होंने एक विवाह बताया कम्यून मैरिज, जिसके बारे में पहले बात की। ये कहते हैं कि 1 ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जो विवाह होता था उसको ये कम्यून मैरिज कहते हैं, जिसे समूह विवाह भी कहा गया। कि इसमें एक जो पुरुषों का एक समूह है वो स्त्रियों के एक समूह के साथ विवाह कर लेता है। तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप 1, और ये है ग्रुप
2, इसमें बहुत सारे मेल हैं और इसमें बहुत सारी फीमेल हैं और इन दोनों का आपस में विवाह हो गया। तो इस ग्रुप के सभी मेल इस ग्रुप की सभी स्त्रियों के पति हैं और इस ग्रुप की सभी स्त्रियां इस ग्रुप की पत्नी है सभी पुरुषों की। तो इस तरीके का जो संबंध है उसको उन्होंने कम्यून मैरिज कहा। उसके बाद वो पॉलीगैमी का एक अलग और पॉलीएंड्री का एक अलग क्लास बनाते हैं। पॉलीगैमी तो आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे अधिक देखने को मिला है पैट्रियार्की के हिस्ट्री में कि राजाओं की कई पत्नियां होती थी, किसी की 1000 पत्नियां, किसी की 3 पत्नियां, किसी की 5 पत्नियां, किसी की 1000, 16000, 20000 ऐसे पत्नियां होती थी। तो राजाओं को ऐसी छूट होती थी कि वो बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे। दशरथ जी का एग्जाम्पल पॉलीगैमी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे पांडवास होते थे। तो पांडव जैसे कि द्रौपदी थी और उनके 5 पति थे, ठीक है। तो इस तरीके के जो मैरिजेस होते थे इसे हमने कहा पॉलीएंड्री। अब मोनोगैमी और मोनोगैमी और मोनोएंड्री, आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं, एक पति विवाह कहिए या एक पत्नी विवाह कहिए। ये जो विवाह है ये आज के समय में सबसे प्रचलित है और ये साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में ये क्रोनोलॉजी में या लॉजिकली इसी ऑर्डर में रहे हैं। एक ही साथ एक ही समाज में ये पैरेलल दिखाई देते हैं और इनमें कोई क्रोनोलॉजी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की बात मॉर्गन ने कही थी, बल्कि ऐसा लगता है कि इतिहास में ये सभी शादियां एक साथ एग्जिस्ट करती थी। यहाँ तक कि अभी भी इसी समाज में आप देखेंगे कि मोनोगैमी मोनोएंड्री भी है और पॉलीगैमी भी चल रही है। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारी जातियों में, अभी भी बहुत सारे समाज में एक पति की कई पत्नियां हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब क्रिटिसिज्म पार्ट में आइए, हम देखते हैं कि विवाह का क्रिटिसिज्म किया जा सकता है क्या ज़रूरी है कि विवाह हो या विवाह नहीं हो, विवाह के होने के क्या नुकसान हैं, विवाह होने के क्या फ़ायदे हैं, ये सब बातें आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आप ये खुद सोचिए कि आपके लिए मैरिज कितना ज़रूरी है और क्या मैरिज अच्छी चीज़ है, और मैरिज अगर अच्छी चीज़ है तो उसका कैसा रूप, अच्छा रूप होना चाहिए, किस टाइप का मैरिज होना चाहिए, यानी आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए। इस पर आप अपने विचार देंगे, लेकिन ये विचार और अच्छे से आप तब दे सकते हैं जब आप थोड़ा सा एंशिएंट इंडियन कल्चर को भी देखें और यहाँ पे देखें कि इंडियन सोसाइटी में कितने तरीके की शादियाँ, कितने तरीके के विवाह एग्जिस्ट करते थे। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो मनु अपनी मनुस्मृति में कई तरह के विवाहों का जिक्र करते हैं, खासतौर से 8 प्रकार के विवाह का जिक्र यहाँ पर हमें मिलता है। और ये 8 प्रकार के जो विवाह हैं ये एक टाइम था जब काफ़ी हद तक लोग इसको मानते थे या प्रैक्टिस करते थे और कालांतर में धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला गया। ऐसा नहीं है कि अभी भी ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम एक एक करके इन सारे 8 प्रकारों को बहुत ब्रीफली देख लें कि होता क्या है इनमें। सबसे पहला है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह को ये कहते हैं कन्यादान टू अ नोबल मैन। आप सिंपली इस रूप में समझ सकते हैं कि ब्रह्म विवाह या ब्रह्म विवाह भी कुछ लोग इसको कहते हैं। इस विवाह में जो पिता होता है वो एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही सदाचारी वर्ग को बुलाता है, उसकी पूजा करता है, उसको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स देता है और अपनी कन्या को भी बहुत सारे आभूषण वगैरह पहना के, दोनों को, वर और वधू को, कन्या को सब कुछ पहना के अच्छे से और विधिवत कन्यादान करता है और इसे कहते हैं कन्यादान किया हुआ ब्राह्म विवाह। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही अच्छा प्रकार माना गया। यहाँ पे एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बल्कि क्रोनोलॉजी में मनु इसको रखते हैं। तो सबसे शुद्ध प्रकार विवाह का, सबसे उचित श्रेष्ठ प्रकार उन्होंने ब्राह्म विवाह को बताया। फिर वो कहते हैं दैव विवाह आता है। दैव विवाह में क्या होता है, अपनी डॉटर को किसी ऋत्विक को देना, जो पूजा पाठ कराता है उसी को दे देना। तो जब यजमान जो है वो यज्ञ में बहुत अच्छे से विधि पूर्वक कार्य करते हुए, जो ऋत्विक है, जो पूजा करा रहा था, जो यज्ञ करा रहा था, उसी को अपनी अलंकृत कन्या दे देता है, अपनी बेटी देता है, कन्यादान कर देता है। तो इसे हम दैव विवाह कहते हैं। ये दूसरा श्रेष्ठ प्रकार है विवाह का। फिर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वो क्या करते हैं, माता पिता वो कन्या को देने के लिए वर से कोई 1-2 जोड़ी गाय या बैल ले लेते हैं और फिर विधिवत क्या करते हैं, कन्यादान कर देते हैं। यानी कि अपनी बेटी के बदले वो 1 जोड़ी बैल या गाय ऐसा कुछ लेके
और कन्यादान कर देते हैं। ये आर्ष विवाह है, ये तीसरे प्रकार का श्रेष्ठ विवाह है। फिर आता है प्राजापत्य विवाह। ये प्राजापत्य विवाह आज के समय का अरेंज मैरिज आप समझ सकते हैं। इस अरेंज मैरिज में क्या होता है या प्राजापत्य विवाह में कि माता पिता जो हैं वो वर और कन्या का पूजा करके उसको बोलते हैं कि ठीक है अब तुम दोनों जाओ और साथ में रहो खुशी खुशी और एक दूसरे के साथ जियो, अच्छे से खुश रहो, ऐसा कह के जब वो कन्यादान कर देते हैं तो इसे प्राजापत्य विवाह कहा जाता है। अब ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं इनको गुड मैरिजेस में रखा गया है, नोबल मैरिजेस में या नोबल काइंड ऑफ मैरिजेस। फिर ये जो 4 प्रकार हैं ये बैड या इविल काइंड ऑफ मैरिजेस में आते हैं और इनमें भी एक हायरार्की है इसी तरीके की। तो सबसे पहले जो सबसे कम इविल है उसे आसुर विवाह कहा गया। आसुर विवाह में क्या होता है, गिविंग डॉटर फॉर मनी। अगर कोई माता पिता अपनी कन्या के बदले धन ले ले, ठीक है, यानी कि कन्या को दिया, अपनी बेटी को दिया, लेकिन वर के परिवार से या वर से उसके बदले में थोड़ा धन लिया, है ना, तो इसको आसुर विवाह कहेंगे। हालांकि माता पिता की इसमें सहमति है लेकिन थोड़ा एक्सचेंज ऑफ मनी है। अब गांधर्व विवाह फिर आता है। गांधर्व विवाह में क्या होता है कि पुरुष और स्त्री ये दोनों एक दूसरे के साथ लव मैरिज करते हैं। आज के समय का लव मैरिज इसको आप समझिए। अब इसमें ये माता पिता की सहमति नहीं लेते हैं और एक दूसरे को चुनते हैं और उसके बाद ये इंटीमेट होते हैं और फिर जो विवाह कर लेते हैं उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। जैसा कि इतिहास में आपको दुष्यंत और शकुंतला का विवाह मिलेगा, ऐसा ये गंधर्व विवाह का उदाहरण माना जा सकता है, दुष्यंत और शकुंतला का। अभिज्ञान शाकुंतलम यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह बहुत ही निकृष्ट प्रकार का विवाह है। यहाँ पे क्या होता है कि ज़बरदस्ती अबडक्ट कर लिया जाता है लड़की को या उसके परिवार वालों को मार पीट के जब लड़की को भगा लिया जाता है तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। साउथ की मूवीज़ में इस तरीके का खूब राक्षस विवाह दिखाया जाता है जहाँ पे कि अचानक से गुंडा आता है और घर परिवार वालों की गोली मार के हत्या कर देता है और लड़की को उठा के भगा ले जाता है। ये है राक्षस विवाह। और सबसे निकृष्ट जो विवाह है उसे कहा गया पैशाच विवाह। ये तो इतना निकृष्ट है कि इसे मनु ने कहा कि ये विवाह की परंपरा में रखा गया और मनु ने कहा कि ये बहुत निकृष्ट है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि ऐसा विवाह तो होना ही नहीं चाहिए। मनु जैसे लोग या जो भी ये सिस्टम बना रहे थे उन्होंने ऐसे विवाह को अनुमति ही क्यों दी, ये समझ में नहीं आता है। जहाँ पे कि रेप किया जाता है किसी लड़की का, किसी सोती हुई या किसी पागल कन्या या कोई बेहोश की हुई लड़की जिसे आप कोई नशीला पदार्थ खिला दें और उसके बाद उसके साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती करें, उसका रेप करें और फिर उसको विवाह की मान्यता मिल जाए। सोचिए आज के समय में क्या ये हो सकता है? पहले होता था, पहले की सोसाइटी में जो रेपिस्ट होता था उसी रेपिस्ट से लोग उस लड़की की शादी करा दिया करते थे। लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है और हमें लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में इसकी मान्यता नहीं होनी चाहिए। खैर, आपके पास ये 8 प्रकार के एंशियंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस मिले जो एंशियंट इंडियन कल्चर में, एंशियंट इंडियन टाइम में बहुत ही प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा इवैल्यूएट करना है, फिलोसॉफिकली एनालाइज करना है और अपना व्यू देना है कि ये मैरिज इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट कैसे है, क्यों है, इसका वैल्यू क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका नेचर क्या है, इसका पर्पस क्या है। आपने सब कुछ देखा। अब आप अपना एक व्यू बनाने के लिए, अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र हैं और लॉजिकली प्रूव करिए। जब भी आप कहिए कि ये मैरिज ऐसा होना चाहिए या ये मैरिज का टाइप बहुत सही है, तो आप अपने लॉजिक ज़रूर दीजिए कि क्यों। लॉजिकली उसको आइडेंटिफाई करिए, उसका मोरल ग्राउंड्स बताइए, उसके पीछे का सोशल या पॉलिटिकल या फिनेंशियल या रिलीजियस इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वर्थ क्या हो सकता है, उसको डिस्कस करिए। लेकिन आप आराम से एग्ज़ाम हो या आपके लाइफ में कभी भी आगे इन सब मुद्दों पर कभी आप डिस्कशन करें या बातचीत करें तो आप अपना ओपिनियन अच्छे से रखें इन चीज़ों को समझते हुए। और इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात करेंगे जो है रिलीजन यानी कि धर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।